नमस्कार साथियों। भारत में एनआरसी को लेकर के अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट, दस्तावेजों की जांच और किन लोगों पर इसका असर पड़ेगा, सब कुछ आज आपको विस्तार से जानने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, भारत में एनआरसी लागू हो चुकी है और अब शुरू होने वाली है उन लोगों की जांच जिनके दस्तावेजों पर अभी तक सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे थे। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका असर आप पर नहीं पड़ेगा तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य आज मैं आपको बताने वाला हूं जिनको सुन के वाकई में आप चौंक जाओगे। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना, आप तुरंत अपने कागज़ चेक करने लग जाओगे, तुरंत आप दस्तावेज़ चेक करने लग जाओगे कि कहीं आपके पास ये दस्तावेज है या नहीं। और सबसे ज़्यादा परेशान यहाँ पर हमारे मुस्लिम साथी हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा डर है कि सरकार हमें देश से बाहर करना चाहती है। तो ऐसे लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सच्चाई पता चल सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लोग आज भी यही मान रहे हैं कि सिर्फ आधार कार्ड या वोटर आईडी या कुछ दस्तावेज ही उनकी नागरिकता साबित कर सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच भारत में ऐसा संभव है? अगर जांच आपके दरवाजे तक पहुंची, अधिकारी आपके घर पर खड़ा है, तो सबसे पहले वो कौन से कागज मांगेगा? किन लोगों की सबसे पहले जांच होगी? ये सभी चीज़ें आज आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि आखिर एनआरसी क्या है। काफ़ी सारे लोगों को अभी नहीं पता। आप भली भांति परिचित होंगे, असम में एनआरसी हो चुकी है। आपको पता हो तो 2019 में असम में एनआरसी हुई थी और उसी प्रक्रिया को अब पूरे भारत में अपनाने की कोशिश जारी हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आया उनके साथ क्या होगा। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर, या ये कह लीजिए कि एक चिट्ठा गवर्नमेंट के पास होता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पर रह रहा है। इसमें उन्हीं व्यक्तियों का नाम शामिल किया जाता है जो यह साबित कर पाते हैं कि वह भारतीय नागरिक हैं। अगर एनआरसी में नाम नहीं आया आपका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अपने आप विदेशी घोषित हो गया। उसके लिए अलग से कानूनी प्रक्रिया होती है। एनआरसी में नाम नहीं आने पर क्या होगा? काफ़ी सारे लोगों को अभी नहीं पता है कि अब मान लीजिए कि अगर भारत में एनआरसी हुई, आपके राज्य में एनआरसी हुई और सभी लोगों का नाम है, आपके पड़ोसी का, आपके रिश्तेदारों का, लेकिन आपका या आपके परिवार में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है ना, तो आपकी सूची जो है वो पुलिस या सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी कि इनका नाम नहीं है। अगर पुलिस की बॉर्डर विंग या किसी सक्षम प्राधिकारी को संदेह होता है आपके ऊपर कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, तो मामला फॉरेनर ट्रिब्यूनल तक जा सकता है। और ये वही ट्रिब्यूनल है जो ये डिसाइड करेगा कि आप किस देश के नागरिक हो और आप किस देश में आपको डिपोर्ट करना है, आपको डिटेंशन सेंटर में रखना है या नहीं रखना है। यह ट्रिब्यूनल फॉरेनर एक्ट के तहत स्थापित प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ट्रिब्यूनल संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेज सकता है। इसके बाद व्यक्ति को अपना पक्ष रखने, अपने गवाह पेश करने और अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है, क्योंकि अगर इतने मौके देने के बाद भी आप सिद्ध नहीं कर पाए हो तो फिर आपको जाना ही होगा। इसके बाद ट्रिब्यूनल सभी तथ्यों और दस्तावेजों को देखते हुए निर्णय करता है। यहाँ पर देखिए, दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना ये है कि अगर ट्रिब्यूनल किसी तरह से आपने ट्रिब्यूनल को संतुष्ट कर दिया और वो ये मान लें कि व्यक्ति भारतीय नागरिक है, ऐसी स्थिति में उसका नाम एनआरसी में बाद में जोड़ दिया जाएगा। वहीं दूसरी कंडीशन है, अगर ट्रिब्यूनल व्यक्ति को विदेशी घोषित कर देता है तो उसके बाद व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है, और अगर हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुला है आपके लिए। इसके बाद भी अगर व्यक्ति के खिलाफ अंतिम निर्णय वही रहता है तो डिपोर्टेशन की प्रक्रिया संबंधित कानून और परिस्थितियों के अनुसार हो सकती है, यानी आपको दूसरे देश भेजा जा सकता है। अगर यह साबित हो जाए कि व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक है या वहाँ से आया है, तो उस देश में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस ये साबित ना हो पाए कि व्यक्ति किस देश का नागरिक है या कहाँ से आया है, तो स्थिति अलग हो सकती है और उसे विरोध केंद्र में रखने जैसी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये वो केंद्र है साथियों, मैंने आपको बताया डिटेंशन सेंटर को आप हिंदी में देखोगे तो यहाँ पर ये केंद्र आपको दिखाई देगा। विदेशी होने का आरोप किस आधार पर लगाया जा सकता है? देखिए, एनआरसी का काम यह देखना है कि किन लोगों का नाम नागरिकों के रजिस्टर में शामिल किया जाना है और कौन लोग हैं जो अपने नागरिक होने से संबंधित आवश्यक दस्तावेज या लिंक साबित कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की बॉर्डर विंग या सक्षम अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को विदेशी मानने का आधार देखते हैं तो उसके मामले को संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है। फॉरेनर एक्ट की धारा 9 के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि विदेशी होने के प्रश्न पर
प्रमाण का भार संबंधित परिस्थितियों में व्यक्ति पर आ सकता है। यानी पुलिस या बॉर्डर विंग या सक्षम अधिकारी ये पूरी तरह से स्वतंत्र हैं आपसे पूछने के लिए कि अगर आप विदेशी नहीं हो तो अपना प्रूफ दिखाइए। इसके बाद मामला फॉरेनर ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जहां नोटिस, सुनवाई, दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर फैसला होता है। असम में एनआरसी की प्रक्रिया कैसी थी? काफ़ी सारे लोग डर रहे हैं एनआरसी को लेकर के, तो चलिए समझते हैं कि वहाँ पर आखिर क्या हुआ। बात करते हैं भारतीय नागरिकता का यह रजिस्टर किस प्रकार बनाया जा सकता है। असम में जिन लोगों को रजिस्टर में अपना नाम दाखिल करवाना था उन्हें आवेदन देना होता था, साथ में नागरिकता से संबंधित दस्तावेज देने होते थे। इसके अलावा परिवार और वंश का लिंक साबित करना होता था, जैसे मैंने सिटीजनशिप एक्ट से संबंधित एक वीडियो में आपको पहले बताया हुआ है। अलग अलग परिस्थितियों में जन्म और नागरिकता से जुड़े अलग अलग नियम लागू हो सकते हैं। दस्तावेजों का सत्यापन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद ड्राफ्ट एनआरसी प्रकाशित की जाती है, जिस तरह से ड्राफ्ट एसआईआर वेरिफिकेशन की लिस्ट आई थी। अगर उसमें किसी व्यक्ति का नाम कट गया, गलत आ गया या किसी अन्य प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई तो दावा और आपत्ति करने का अवसर आपको दिया जाता है। इसके बाद फाइनल एनआरसी लिस्ट जारी करी जाती है। एनआरसी में कौन कौन से दस्तावेज महत्वपूर्ण रहे हैं? देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि असम एनआरसी में कौन कौन से दस्तावेज महत्वपूर्ण थे और कौन लोग बचे, कौन नहीं बच पाया। ध्यान रखिए, भविष्य में पूरे भारत में एनआरसी की प्रक्रिया लागू होने की स्थिति में कौन से दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे, यह संबंधित सरकारी नियमों और आधिकारिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। असम एनआरसी में जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ है उनमें से कुछ प्रमुख दस्तावेज हैं जो अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे कहीं पर नोट कर लीजिए, ये दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 1951 का एनआरसी का रिकॉर्ड, साथियों 1951 में जो एनआरसी हुई थी उसका रिकॉर्ड आप दिखा सकते हो अगर हो। वैसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% एटलीस्ट कम से कम 95% लोगों के पास ये नहीं होगा। 24 मार्च 1971 तक की मतदाता सूची से संबंधित रिकॉर्ड, भूमि और संपत्ति से संबंधित पुराने रिकॉर्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र। अगर 1947 के बाद या 1971 के समझौते के तहत कोई व्यक्ति भारत आया था और उसके परिवार को नागरिकता से संबंधित कोई प्रमाण पत्र मिला था तो वह दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकता है ना। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र। अगर कोई व्यक्ति शरणार्थी के तौर पर भारत आया था तो उसे भी संबंधित प्रमाण पत्र मिला होगा। पासपोर्ट, सरकारी लाइसेंस या प्रमाण पत्र, यह आपके माता पिता या परदादा से संबंधित हो सकता है। सरकारी सेवा से संबंधित प्रमाण पत्र, बैंक या डाकघर के पुराने रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल, बोर्ड या विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र, न्यायालय के रिकॉर्ड, अगर कोई मुकदमा आपके ऊपर कभी रहा हो। कुछ मामलों में राशन कार्ड भी माना जाएगा। और परिवार से संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज, जिसको हम लोग वंशावली बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये 15 दस्तावेज हैं। अगर आपके पास इसमें से कोई एक या कोई दो दस्तावेज सही हुए तो फिर आप पूरी तरह से सेफ हो सकते हो। इसके अलावा देखिए साथियों, परिवार का लिंक साबित करना क्यों जरूरी है? परिवार का लिंक यानी यह साबित करना कि आपके माता पिता, दादा दादी या अन्य रिलेटिव पुराने भारतीय रिकॉर्ड में मौजूद थे और आपका उनसे वास्तविक संबंध है। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड, भूमि रिकॉर्ड, मतदाता सूची और परिवार से संबंधित अन्य सरकारी दस्तावेज उपयोगी हो सकते हैं। इसीलिए पुराने दस्तावेजों को साथियों संभाल कर रखना बेहद ज़रूरी होता है। अगर पुराने दस्तावेज नहीं हैं तो क्या होगा? तो देखिए, आपके दिमाग में ये चीज़ कहीं ना कहीं होगी कि हमारे पास ये पुराने दस्तावेज नहीं है तो क्या होगा। ऐसे में संबंधित अधिकारी आपको अतिरिक्त दस्तावेज देने का अवसर दे सकते हैं और दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। देखिए, वैसे इन सब का कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो वकील से एफिडेविट बनवा सकते हो। और दूसरा, अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो ये कैसे संभव है? अगर आप भारत में इतने सालों से रह रहे हो तो फिर आपके पास दस्तावेज तो होने चाहिए। बाकी अगर कोई स्पेशल केस है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊँगा। दस्तावेजों में नाम और जन्मतिथि एक जैसी रखें, है ना। परिवार के सभी सदस्यों के नाम और जन्मतिथि अलग अलग दस्तावेजों में यथासंभव एक समान होना चाहिए। माता पिता के नाम के स्पेलिंग में भी सभी रिकॉर्ड में एक जैसी समानता हो। थोड़ी बहुत स्पेलिंग की गलती हो तो संबंधित प्रक्रिया में उसका समाधान संभव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दस्तावेज में पिता का नाम कुछ और है और दूसरे दस्तावेज में नाम पूरी तरह अलग है। इसलिए आधार कार्ड से लेकर जन्म प्रमाण पत्र और दूसरे सरकारी रिकॉर्ड तक नाम और जन्मतिथि की जानकारी ज़रूर चेक करें। पुराने दस्तावेज साथियों सुरक्षित रखें, ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।